जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे अडानी समूह पर, तो 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, एक्सपर्ट कमिटी। कौन कौन थे इस कमिटी में, आपको पहले ये बता दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने बड़े लोग, पीपल ऑफ रिप्यूट जैसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी में हिंडनबर्ग केस में इसके प्रमुख थे जस्टिस A.M. सप्रे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निजता के अधिकार पर फैसला देने वाली बेंच में थे। इसके बाद जस्टिस J.P. देवधर, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज, पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल IT विभाग, क्रेडेंशियल्स देखें। O.P. भट्ट, पूर्व SBI चेयरमैन, ONGC, HUL के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक। K.V. कामत, ICICI बैंक के पूर्व प्रमुख, ब्रिक्स देशों के जो बैंक है उसके पूर्व प्रमुख, विकास बैंक जो है उसके पूर्व प्रमुख। नंदन नीलेकनी, सह संस्थापक और बोर्ड अध्यक्ष इंफोसिस, संस्थापक अध्यक्ष यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI जिसने आधार बनाया, उसके आप संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके बाद सोमशेखर सुंदरेसन, प्रतिभूति और नियामक विशेषज्ञ हैं, इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाने में ये शामिल रहे। ये तो रहे उन लोगों के क्रेडेंशियल्स जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में। ये रिपोर्ट जो अलग अलग पिटिशनर्स हैं इस मामले में उनको दे दी गई और अब ये पब्लिक हो गई। और अब जब ये पब्लिक हुई है, इन लोगों के द्वारा देखा गया पूरी तरीके से विस्तार से, जब इन्होंने हिंडनबर्ग की जांच की कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे और सच्चाई क्या है, तो इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि SC की बनाई हुई कमेटी पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं पाती। शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं। संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अडानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए हैं। सेबी ने अडानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की, ये रिपोर्ट बताती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया, यानी कि अडानी के गिरने पर जो लोग फायदा उठा रहे थे, ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे लोगों ने गिरने पर फायदा उठाया और इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है और ये बताना बहुत जरूरी है, ये निष्कर्ष आखिरी नहीं है क्योंकि सेबी की अभी जांच चल रही है। तो जो शुरुआती जांच उसमें ये सारी बातें अब सामने निकल करके आई। हमने आज बहुत सारे लोगों से बात की है, अलग अलग मामलों के विशेषज्ञों से बात की है कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कानून के जानकार इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील और अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल है, इसकी रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ऊंचा पैनल है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नेतृत्व में ये पैनल बना है। तो इस पैनल की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से, एग्जीक्यूटिव समरी से पढ़ने से ये नज़र आता है कि सारे इनपुट लेने के बाद, सेबी के भी इनपुट लेने के बाद, जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने कोई अडानी ग्रुप के खिलाफ खामियां नहीं पाई हैं। चाहे वो मैनिपुलेशन हो प्राइस की, चाहे वो रिलेटेड पार्टी का हो मुद्दा या और भी कोई मुद्दा हो, तो एज ऑफ टुडे उनके खिलाफ कुछ भी मटीरियल नहीं निकला है। मेरे हिसाब से इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होना चाहिए
और मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए। मुकुल जी, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें ये भी लिखा है, ईडी का हवाला देते हुए, कि बहुत सारे लोगों ने इसके बाद मुनाफा कमाया और इसकी भी जांच हो। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? देखिए, जरूर हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बात तो साफ है, इन्होंने कहा है कि 6 कंपनियों ने शॉर्ट सेलिंग का एडवांटेज लिया है, तो उनको ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट उनको पता थी, आ गई है या आने वाली है, तो पता करना चाहिए कि कौन है, किन लोगों ने ये इलीगल प्रॉफिट कमाए हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी रोहतगी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जानते हैं ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया था। इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो जो चीज़ें सामने आई थी वो एक बड़ा मुद्दा बना, जांच के सवाल उठाए गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब इतनी बड़ी पैनल ने ये जांच करके रिपोर्ट सामने रख दी है, तो क्या इसके बाद भी कोई जांच की गुंजाइश बचती है? देखिए, अगर मोटी मोटी जांच हो चुकी है तो इसको और चलाने का क्या पर्पस है। अल्टीमेटली सेबी को और या सेबी के जो कानून हैं उनको पक्का करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ पेश रखना है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए सेबी के कानून पुख्ता किए जाएं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि भाई कोई ऐसी चीज़ से मार्केट कॉन्फिडेंस जो है इमीडिएटली इस तरह से शैटर ना हो, बिकॉज बहुत करोड़ों लोगों का नुकसान है, करोड़ों रुपये का नुकसान है। तो इसके लिए इस पे मद्देनज़र रखनी चाहिए, इस पे गौर करनी चाहिए, रादर देन इंडिविजुअल पर्सन्स और कमिटीज। तो ये तो हो गई लीगल एक्सपर्ट। इसको अर्थशास्त्री किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केवी सुब्रमण्यम, आप पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी शान में मैं ये भी बताता चलूं कि आप प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं, वैल्यूएशन सिखाते हैं। आपके साथ तमाम इंटरव्यू किए हैं प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम, जिसमें आपने कोविड के दौरान वी शेप रिकवरी की बात की थी। मुझे याद है वो तमाम इंटरव्यू, और ठीक वैसा ही हुआ है। और अभी हाल फिलहाल आपने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी लिखा फरवरी में, जिसमें आपने अदानी ग्रुप कितना मजबूत है, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, उसका भी जिक्र किया। तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम, सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी फाइंडिंग्स। संकेत, मेरे अनुसार जो ये एक्सपर्ट कमेटी की जो राय आई है, ये मैंने जब अडानी के बारे में, जब हाइडेनबर्ग ने ये क्लेम किया था कि बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, जब आप इस तरह की एक बहुत बड़ी क्लेम करते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, और इतिहास में तो हमने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखे हैं, और आप जब कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, तो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि सारे सीधे साधे जो कारण है, सीधे साधे यानी कि जिसमें कि फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसे कारण जो स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो लेख लिखा था, उसमें ये मैंने बतलाया था कि यदि आप अडानी की जो स्टॉक प्राइस है उसको समझें, और ये भी मैं बतला दूं कि इसमें मैंने अश्वत्थ दामोदरन, जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ फाइनेंस और वैल्यूएशन सिखाते हैं NYU स्टर्न में, मैंने खुद, जब मैं MBA स्टूडेंट था, मैंने उनका वैल्यूएशन का किताब पढ़ा था, और मैं खुद MBA को ये वैल्यूएशन पढ़ाता था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो ये सब इसका इस्तेमाल करके मैंने ये दिखाया था उसमें कि यदि आप देखिए स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई, उसमें वो मुख्यतः इसलिए हुई कि जो रेवेन्यूज हैं, जो सेल्स हैं अडानी की, वो 2021 के बाद बहुत जोर से बढ़े, और इन जो निवेशक हैं, निवेशकों ने समझा कि ये और ये अनुमान लगाया कि ऐसी बढ़ोतरी होती रहेगी। और ये इसका कारण ये था कि 2021 की जो बजट थी, आपको ध्यान होगा, वो कोविड के बाद वाली बजट थी, जिसमें कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक बदलाव लाया अपने फिस्कल पॉलिसी में, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें निवेश है उसको बढ़ाने की, और अडानी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, तो ये स्वाभाविक था कि निवेशक जो है वो समझेंगे कि भारत सरकार की जो नीति में जो परिवर्तन आया है, इसका लाभ अडानी को आएगा।
उसके अलावा कई बार एक्चुअली आप इन स्टॉक मार्केट्स में ये इरेशनल एक्सूबरेंस, जो कि थोड़ा ज्यादा अनुमान जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगाया जाए, ये भी होता है। इन दोनों के यदि आप जोड़ के देखें तो जो मैंने लिखा था कि स्टॉक प्राइस जो है उसका एक आप सीधा साधा एक कारण दे सकते हैं, और यदि आप एक भी सीधा साधा कारण दे सकते हैं तो ये जो क्लेम है कि बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री, वो तो बनता नहीं है। तो जब मैं ये एक्सपर्ट कमेटी की राय को देखता हूं, और मैंने एक्चुअली जल्दी से पढ़ा था अभी इसमें, और उसमें मैं ये देखता हूं कि ये जो मैंने राय जो मैं अपनी कन्विक्शन से बतलाई थी वो सही साबित हुई है। अब बाजार पर इसका प्रभाव पड़ा था जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा था और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बाजार के एक्सपर्ट्स इसको किस तरीके से देखते हैं, आइए सुनते हैं। देवेन चोकसी हैं मार्केट एक्सपर्ट। जो रिपोर्ट आई है उसके प्राइमा फेसी जो ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लियर है कि रिपोर्ट हैज डन द हाई लेवल चेक एंड दे हैव प्रोबेबली फाउंड एवरीथिंग इन द ऑर्डर एज फार एज आई थिंक द कंडक्ट ऑफ द ग्रुप इज कंसर्न। बट एट द सेम टाइम उन्होंने सेबी के ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ दी है कि सेबी डेफिनेटली हैज टू गो इनसाइड द ट्रांजैक्शन टू फाइंड आउट कि इफ एनी एलिगेशन जो भी हिंडनबर्ग ग्रुप ने रखे हैं, वो एलिगेशन के अंदर कुछ वैलिडेशन है कि नहीं है, वो सेबी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक सेबी अपना रिपोर्टिंग नहीं कंप्लीट करती है, तब तक आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंक्लूडेड एनी विच वे। Maybe the first level of report which has come is giving no negative, as I would call it, as to Adani Group, so which is good, and that's what is I think more important at this point of time. अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी भी इस मामले की जांच कर रही है, आप जानते हैं। तो इस मामले को पूर्व सेबी डायरेक्टर कैसे देखते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। हमने बात की JN गुप्ता, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। सिर्फ दो एस्पेक्ट थे जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी मार्केट में, जो जानकार लोग हैं उनके पास नहीं थी। एक था कि इक्विटी स्ट्रक्चर या होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा था कि क्या प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है। और मैंने पहले भी काफी डिबेट में बोला था कि जितना मार्केट कैप अडानी के स्टॉक का है उसमें लगता नहीं है कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, खास तौर से जबकि सेबी का सर्विलेंस सिस्टम आज दुनिया में लगभग सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। सेबी ने जब भी अपना करा है और जांच करी है, कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। रही बात जो ओनरशिप स्ट्रक्चर की है, और सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमने काफी ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है, 13 ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है, कमिटी ने भी यही बोला है, और वो आज भी क्लियर नहीं है। तो उस मामले में ना हम अडानी को गिल्टी बोल सकते हैं, ना क्लीन चिट दे सकते हैं। बट एज फार एज आई नो, जो मार्केट में ओनरशिप के बारे में जो अफवाह थी जो है वो आज भी क्लैरिफाई नहीं हुई है। लेकिन ये ओनरशिप के बारे में जो प्रॉब्लम है, ये मार्केट में पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से थी। मोहनदास पाई जी से भी बात की, आइए उनकी बात सुन लें। Job done by the predatory short seller, and he created a furore, and they made a lot of money and covered up, and all the details have come there. And as far as compliance has come, I think the report makes it very clear that the ultimate beneficiary file is not known, because that's the regulation today, and SEBI will have to investigate. They have not found any kind of other, let us say, non-compliance, and they still have to find out who is the one who are short sellers, who are the ones who made money. I'm sure they'll try to find out to the best of their ability, because there'll be some trace, and they will investigate and find out who are the ultimate beneficiaries. और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि अदानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए समिति का कहना है कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने यह भी ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच का दायरा सीमित था, इसलिए जेपीसी जांच अब भी जरूरी है।
वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राफेल पर कांग्रेस ने जो कैंपेन चलाया उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों की समिति ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिससे साफ हो गया है कि राहुल के आरोप झूठे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी का भाषण लिखने वालों को अपनी झूठ मशीन को बनाए रखने के लिए कुछ और अजीबोगरीब चीजों का साथ लेना होगा। तो ये था आज ये पूरा मामला। आप देखते हैं आगे चल के एक्सपर्ट्स की हमने आपको बात सुना दी, राजनीति में इसका क्या असर होगा वो देखेंगे आगे जो बयान आते हैं। और इसके बाद 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है, उसमें क्या होगा ये भी देखना होगा।